आज का जो टॉपिक है वो है पारिवारिक संदर्भ में हिंसा। यहाँ पे हम हस्तक्षेप करने के तरीके को समझेंगे। तो जो उद्देश्य है ये सेशन का वो पहले तो है कि परिवार और युगल के संदर्भ में हिंसा के प्रकारों को समझना, दंपति के बीच में हिंसा के विभिन्न योगदान कारकों को समझना, अंतरंग साथ ही हिंसा का पारिस्थितिक मॉडल जो है उसको समझेंगे, सामाजिक परिस्थितियां जो है उसको देखेंगे, युगल के बीच हिंसा के व्यक्तिगत विशिष्ट योगदान कारकों को समझेंगे और हिंसा के खिलाफ हिंसा के नारीवादी सिद्धांतों को भी देखेंगे। तो पहले तो है कि हिंसा के प्रकारों को समझना। तो अब हम समझेंगे कि हिंसा का पैमाने किस तरह से होते हैं, कि हिंसा किस तरह से शुरू होती है। तो शुरुआत में टकराव होते हैं, दंपति के बीच में असहमति होती है, जिसको जो अगर बढ़ती गई तो बहस का मोड़ ले लेती है, जहाँ पे चिल्लाना हो गया, चीजें फेंकना हो गया, एक दूसरे से काफी हद तक निराशा होना। और अ, अगर वो वहाँ पे भी वो समाधान ना हो, तो वो हिंसा का मोड़ ले लेती है, जहाँ पे शारीरिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे या नियंत्रित तौर पे हिंसा दिखने लगती है। तो अगर हम संघर्ष और असहमति को समझे तो पहले तो है कि असहमति क्या है, कि किसी बात के बारे में अलग राय रखना। जो एक कपल होता है, दंपत होते हैं, उन दोनों के बीच में अगर अलग राय हो तो वो असहमति होगी। संघर्ष का मोड़ कब ले लेता है, जब दो लोग के बीच उनकी राय में मतभेद के कारक कोई कोई टकराव होना। तो जो एक जोड़े हैं उनके बीच में हिंसा किस-किस प्रकार की हो सकती है, जो हमने पहले भी समझा है कि शारीरिक हिंसा हो सकती है, भावनात्मक रूप पे हिंसा हो सकती है, यौन हिंसा, व्यवहार को नियंत्रण करने वाली हिंसा। तो शारीरिक हिंसा में हो सकता है कि लड़ाई करना, चोट लगना, भावनात्मक तौर पे भावनाओं को ठेस पहुँचना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होना। और इसी तरह नियंत्रित हिंसा में कुछ ना करने देना या बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल रखना। तो अब हम समझेंगे कि युगल युगल के बीच में हिंसा में योगदान करने वाले कारक किस-किस तरह से होते हैं। तो जो हम शुरुआत से सुनते आ रहे हैं कि जब पुरुष महिला पर हिंसा होता है, तो ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि वो पुरुष ने हिंसा किया और वो पुरुष की वजह से वो हिंसा हो रही है। पर अगर हम इसको और बेहतर समझने की कोशिश करें कि ये हिंसा आ कहाँ से रही है और क्या-क्या कारकों है जिसके वजह से इतने सालों पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा चली जा रही है। तो इसको बेहतर समझने के लिए एक इकोलॉजिकल मॉडल है। इकोलॉजिकल का मतलब है कि सारी दिशाओं से ये परेशानी को समझना, जो व्यक्ति के नज़रिए से। दूसरा है कि रिलेशनशिप के नज़रिए से, तीसरा है समुदाय के नज़रिए से और चौथा है कि समाज के नज़रिए से। तो अगर हम बात करें कि व्यक्ति के नज़रिए से अगर हम देखें तो, कि अगर एक जो व्यक्ति है वो पुरुष है और वो बचपन से अगर वो पुरुष ने अपने बचपन में हिंसा का सामना किया हो या तो उसने बार-बार देखा हो कि कि उसके परिवार में उसके पापा या उनके दादाजी उनके माँ या दादी पर हिंसा किए जा रहे हैं और इससे अ, दिक्कतों का या परेशानियों का समाधान हो रहा है या उनको जो चाहिए वो मिलता है, तो इसमें वो बच्चा भी इससे ही सीखने लगता है कि हिंसा से जो मुझे चाहिए वो मिल सकता है। दूसरा ये भी एक पॉइंट होता है कि अगर जो पुरुष है, अगर उसके बचपन में अगर पिता ना हो या पिता संबंधित कोई ना हो उनकी ज़िंदगी में, तो देख रिसर्च बताता है कि उनमें भी हिंसा करने की शक्यता ज़्यादा है। अ, अगर जो पुरुष है, जो वो उनके बचपन में अगर उन्होंने हिंसा का सामना किया हो, जहाँ पे उन पर दुर्व्यवहार हुआ हो, तो रिसर्च ये बताता है कि उनकी शक्यता ज़्यादा है कि वो बड़े होके भी हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में है कि अगर
नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा हो, दारू का इस्तेमाल हो रहा हो, तो उससे शक्यता हिंसा की शक्यता ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारे एक व्यक्ति के आधारित जो कारण है, जिसकी वजह से हिंसा बरकरार रह रही है। दूसरा है रिलेशनशिप्स कि जब दंपति के बीच में अगर कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहे हो और एक दूसरे की तरफ असहमति हो, तो हिंसा का आगे जाके, जैसे हमने पहले भी देखा कि आगे जाके वो हिंसा का रूप ले सकता है। और एक है कि अगर पति जो है वो सबसे ज्यादा परिवार में उनका अगर बहुत बड़ा योगदान है, अ, आर्थिक स्थिति में भी उनका योगदान हो और वो ही सारे निर्णय ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो हम बताते हैं कि शक्ति में असंतुलन हो जाता है और जिसके वजह से भी हिंसा बरकरार रह सकती है। समुदाय में अगर देखें तो कि ज़्यादातर जो गरीब घर से जो लोग होते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है और पुरुषों में ज़्यादातर अगर जो पुरुष है वो काम नहीं कर रहे हो, वो बिना काम के हैं, तो जो पुरुष है उनको समाज जब वो समुदाय में जाते हैं, जब वो दूसरे पुरुषों को मिलते हैं या समाज में, उनका जो एक अस्तित्व होता है वो बहुत ही लो होता है, जहाँ पे उनको इतना सम्मान नहीं मिलता है, उनको दुत्कारा जाता है। उनके अ, आर्थिक स्थिति को देख के लोग उनको सम्मान नहीं देते हैं और इसके वजह से फिर उनको जो वहाँ से समुदाय से जो निराशा मिलती है, वो फिर पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर वो कंट्रोल आजमाना चाहते हैं और इसलिए घर में हिंसा होती है, बाहर इतना नहीं होता है। दूसरा एक समुदाय का पॉइंट है कि जो बच्चे होते हैं या युवक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुरे काम में लग जाते हैं, जिस तरह से समझ लीजिए अगर दारू पीना या स्मोक करना, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे चोरी करना या भाग जाना, इस तरह के व्यवहार अगर दिखने में आ रहे हैं, तो रिसर्च बताता है कि इनको ये जब बड़े होते हैं तब इनमें हिंसा की शक्यता ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह अंत में अगर हम समाज के दिक्कतों को देखें या समाज के जो उसूल है उसको समझे, तो ये है कि ज्यादातर जो सामाजिक उसूल है वो औरतों को नियंत्रित करने वाले उसूल है, जिससे ये एक मैसेज चला जाता है कि औरत को नियंत्रित करना जरूरी है। और समाज में ये भी है कि हिंसा को लेके ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। औरतों के बीच में अगर हिंसा की बातें की जाती है, तो यही सुनने में आता है कि ये तो होगा ही, ये तो इसका तो सामना करना हमारा धर्म है या पत्नी के नाते ये तुम्हारा कर्म है। तो इसी तरह की बातें जो चलती रहती है जिसकी वजह से हिंसा बरकरार रहता है। और एक तरह का हमारे पितृसत्तात्मक जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे मर्दों की तरफ बहुत ज़्यादा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि मर्द है तो वो हिंसा करेंगे ही और उनका गुस्सा है तो वो तो जायज़ ही है, या वो जो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सैलू या दुर्व्यवहार करते हैं तो वो हम उसको टाल देते हैं क्योंकि वो मर्द है। तो ये जो लिंग आधारित जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसके वजह से भी हिंसा बरकरार रहती है। तो हम सामाजिक परिस्थिति को और थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो समाज में जो पितृसत्तात्मक तौर पे जो हमारे नियम है, वो किस तरह से हिंसा को बरकरार रखते हैं। दूसरा है ती कि जातिगत भूमिकाएँ जो है समाज में, इससे हिंसा बरकरार रहती है। शक्ति असंतुलन है और विषक्त मर्दांगनी जो है, ये सारे जो कारक हैं, इसकी वजह से समाज में हिंसा बरकरार रहती है। तो अगर हम इसको और बेहतर देखें कि पितृसत्तात्मक जो उसूल है और जो पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है, जहाँ पे लिंग पर केंद्रित समाज की विश्वास प्रणाली होती है,
पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति होती है। विशिष्ट लिंग भूमिकाएं समाज द्वारा सौंपी जाती है और परिवार लिंग भूमिकाओं को अगली पीढ़ियों को सौंपा जाता है। तो जैसे पितृसत्तात्मक जो विचार है, वो पीढ़ियों से हमारे हमारे समाज में चलते आ रहे हैं और जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा असंतुलन है, जो शक्ति पर जो महिलाओं को जो शक्ति मिलती है और पुरुषों को जो शक्ति मिलती है, उसमें काफ़ी हद तक असंतुलन है। और ये एक नियम है जो अब तक सदियों से चलता आ रहा है और अभी भी सब समाज अपेक्षा करता है कि इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो दूसरा है कि जातिगत भूमिकाएँ जो है, कि लिंग भूमिकाएँ कुछ निश्चित पारंपरिक रूप से आयोजित की जाती है। यहाँ पे प्रत्येक लिंग की एक सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाएँ हैं। तो जो सामाजिक मान्यताओं के बारे में है कि पुरुषों जो है उनके एक निश्चित तरीके हैं जिससे वो कार्य करने चाहिए, क्योंकि वे पुरुष है। और महिलाओं के एक निश्चित तरीके हैं कार्य करने के, क्योंकि ये महिला है। तो ये जो उसूल है वो काफी हद तक हमेशा से रहा है। तो जातिगत भूमिकाएं जो है वो समाज में महिलाओं के लिए किस तरह से स्थापित की गई है और किस किस भूमिकाओं के बारे में हम ज्यादातर सुनते आ रहे हैं। तो पहले जो हम सब सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं को घर के सारे काम करने चाहिए और बच्चों की देखभाल करना ये महिला का काम है। दूसरा है कि अगर महिला घर से निकलना चाहती है तो उसे पुरुष की अनुमति लेना जरूरी है, उसके बिना नहीं निकलना चाहिए। और ज्यादातर ये अपेक्षा करते हैं समाज महिलाओं से कि उसे एकदम ही क्षमाशील रहना है, चुपचाप रहना है और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सर्वोत्तम हित में सब कुछ करते रहना है। इसके अलावा ये भी सुनते आते हैं कि महिलाओं को अपनी राय सार्वजनिक रूप से सजा नहीं करनी चाहिए। लोगों के सामने अपनी राय नहीं दर्शाना चाहिए। महिलाओं को किसी भी बात में पुरुष से विरोध नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ये मानना है कि पुरुष जो है वो जो भी सोचते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को परिवार में निर्माता नहीं होना चाहिए, कि जो निर्णय जो परिवार के लेने होते हैं उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है और इसी तरह से सदियों से चलता आ रहा है। परिवार में वित्तीय पहलुओं को पुरुषों द्वारा ही निपटाया जाता है। तो ये सारे जो उसूल है, इसके वजह से बहुत ज्यादा शक्ति असंतुलन है। तो आगे समझते हैं कि शक्ति का असंतुलन किस तरह से दिखाई देता है, कि जो भागीदारों जो होते हैं, जो कपल होते हैं, उनके बीच नियंत्रण और शक्ति का असमान वितरण देखा जा रहा है, जहाँ पे एक लिंग को बहुत ज्यादा शक्ति और नियंत्रण दिया जा रहा है और दूसरे को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। परिवारों में महिलाओं पर पुरुष का ही वर्चस्व होता है, कि एक कहीं ना कहीं एक रोब, एक डोमिनेंस पुरुषों पुरुषों का महिलाओं पे होता है। पुरुष निर्णय लेते हैं और शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि हमेशा पुरुष ही निर्णय लेते जा रहे हैं और शक्ति का प्रयोग करते जा रहे हैं, इसमें साथी के साथ साथ ही उनके रिश्तों में भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अंत में बात करते हैं विषाक्त मर्दांगी पे। जो मर्दांगी का जो कॉन्सेप्ट हम समाज में देख समझते आ रहे हैं वो काफी हानिकारक है और इसकी वजह से काफी ज्यादा हिंसा देखने में आ रही है। तो मर्दांगी का जो अगर हम देखें तो हमारे मूवीज में काफी ज्यादा, पहले की मूवीज में अभी भी दिखने में आता है कि ये डायलॉग या इस तरह से बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए और तुम मर्दों में काफी ताकत होती है, भावनाओं नहीं की कमी होती है, वो भावनाओं को महसूस नहीं करेंगे, वो बहुत सख्त होते हैं, आत्मनिर्भरता होती है, एक प्रभाव जरूरी है मर्दों का, औरतों पे होना एक डोमिनेंस जरूरी है।
और यौन रूप से भी वो अधिक सक्षम है। तो इसी तरह के जो हम बातचीत करते आ रहे हैं, मूवीज में भी देखते हैं, परिवारों में सुनते हैं, माँ अपने बेटे को भी इस तरह से बोलती है। तो इसमें एक बार बार ये सामाजिक तौर पे हम पुरुषों को, मर्दों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा नियंत्रण और शक्ति दे रहे हैं, और उसके ही सामने महिलाओं को दुत्कारा जा रहा है या उनको कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक परेशानियां जो है वो महिलाओं को समाज में तो है ही, पर अपने ही परिवार में भी काफी ज्यादा हिंसा के सामना करने वाले जो परिवार के जो रवैये हैं वो भी काफी ज्यादा मुश्किल लाते हैं कि परिवार के सम्मान की रक्षा करना। तो अगर महिला जाती भी है परिवार के सदस्यों को बोलने के लिए कि मेरे साथ ये हिंसा हो रही है, तो परिवार ज्यादातर यही बताता है कि जो परिवार की बात है वो घर में ही रखनी है, और अगर जानकारी बाहर जाती है तो उसमें मान सम्मान प्रभावित होता है। तो इससे महिलाओं को हमें ज्यादातर दबाया जाता है परिवार वालों से ही। दूसरा है कि परिवार में एक हिंसा को लेके काफी हद तक कि ये सामान्य है, उसमें एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि अगर परिवार में हिंसा हो रही है तो ये विनियमित करने के लिए तरीके के रूप में स्वीकार ही कर देते हैं। और अंत में है कि अगर तलाक का कलंक जो है कि तलाकशुदा महिलाओं को के बारे में कलंक और परिवार में कलंक लगता है, तो इससे वो अवॉइड करते हैं कि हिंसा के बारे में बात ना करे, उसको स्वीकार करे। तो जब हम युगल के बीच में हिंसा को समझते हैं तो एक पहलू समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत विशिष्ट योगदान करता क्या क्या हो सकते हैं। तो जो इंसान का मानसिक विकारों की उपस्थिति हो, जैसे अवसाद, चिंता, गंभीर मानसिक बीमारियां, तो यहाँ पे इलाज जरूरी है और हिंसा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अगर वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हो, जैसे शराब, दवाइयाँ, तभी भी हिंसा ज्यादा दिखती है। आमतौर पर काफी सारे पुरुषों के व्यक्तित्व विकार होता है, जहाँ पे परिणाम पर विचार नहीं किया जाता हो, या कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लिया जाता हो, या उनकी मनोदशा जो होती है वो बहुत ज्यादा अ, उतार चढ़ाव हो। तो ये सारे केसेस में मुश्किल हो जाता है उनका काउंसलिंग करना। तो काफी सारे इस तरह के व्यक्तित्व विकार है जो हिंसक में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी तरह का अगर विकार है तो उसका मतलब है कि उनको मनोचिकित्सक की जरूरत है, और काउंसलिंग से हम ज्यादा उनका विचार जो है या उनका व्यवहार नहीं बदल पाएंगे। तो पहला है कि असामाजिक व्यक्तित्व विकार, जहाँ पे दूसरों की जरूरत या भावनाओं का कोई भी अ, अवहेलना हो। आक्रामक व्यवहार, हिंसक व्यवहार, जहाँ पे कानून का बार बार उल्लंघन करना, और अ, में व्यवहार में कोई भी पछतावा ना होना। तो ये जिस तरह के जो इंसान होते हैं वो कानून से बहुत ज्यादा उल्लंघन करते हैं कानून का, और उनको कोई भी पछतावा नहीं होता है। दूसरा है पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार। तो पैरानॉइड में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है शक की भावनाएं। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा शक कर देना और ऐसे ही मानना जैसे वो सच्चाई हो। तो ज्यादातर जो होता है कि वो संदेह करते हैं अपने पत्नी पर कि वो बेवफा है, कि वो किसी और के साथ है। तो वो बहुत ज्यादा नजर रखते हैं किस से बात कर रही है, कितना बात कर रही है, क्या बोल रही है। तो ये एकदम ही सतर्क रहते हैं, तो इनको पैरानॉइड व्यक्तित्व कहते हैं। तीसरा है भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व विकार, जहाँ पे अनुचित तीव्र क्रोध होना और बार बार अपना आपा खो देना, कटु रहना, शारीरिक झगड़े करना। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा जोखिम वाले व्यवहार देखने को मिलते हैं। जब परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो खुद को भी जोखिम पहुंचाते हैं, या हो सकता है ऐसे व्यवहार करे जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे जुआ खेलना, असुरक्षित यौन शोषण करना, तेजी से गाड़ी चलाना जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो, नशीली दवाइयों का लेना, और बहुत ही ज्यादा
हड़बड़ी में कार्य करना, जैसे नौकरी छोड़ देना या कहीं और चले जाना, इस तरह के व्यवहार भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व विकार में देखने को मिलते हैं। और लास्ट है नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार। तो यहाँ पे जो उनके जो विचार और भावनाएं होती है वो इस तरह से होती है जैसे उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे है, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो खुद को बहुत ही अभिमान और बहुत ही विफल मानते हैं। उनका जो आत्मसम्मान होता है वो बहुत ही फुला हुआ होता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे के प्रति कोई भी तरह की सहानुभूति नहीं जताते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हो तो ये ज़रूरी है कि एक सीमा तक ही हम उनकी मदद कर पाएंगे और उनको मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी। अब समझते हैं कि नशीले पदार्थों का उपयोग करने के वजह से किस तरह से हिंसा होती है और क्यों होती है। तो काफी ज्यादा बाई डायरेक्शनल संबंध है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि जब जब कोई भी इंसान नशीले पदार्थों का उपयोग करता है तब ज्यादातर देखने में आता है कि घर पे हिंसा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी नशीले पदार्थों का उपयोग करता है वो सारे लोग हिंसा करते हैं, पर ये है कि काफी ज्यादा पैमाने पे हिंसा देखने को आती है। तो उपयोग किया जाने वाला सबसे आम पदार्थ जो है वो शराब ही है, जो ज्यादातर दिखने में आ रहा है। और शराब किसी भी व्यक्ति के सोच तर्क शक्ति को कमजोर कर देता है और वो व्यक्ति अपना निषेध का कारक बन सकता है, जिससे वह आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता है। तो क्योंकि उनका जो निषेध है वो कम हो जाता है और उसके वजह से हिंसा की प्रतिक्रिया होती है। आईपीवी जो है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जो दंपति के बीच में जो हिंसा है उसके दौरान नशे के दौरान किया जा रहा होता है और काफी बार विड्रॉवल जो होता है तभी भी हिंसा होती है। तो विड्रॉवल का मतलब है कि जब नशे का जो नशा है वो कम होता जाता है और जब शरीर से नशा उतरता है तब शरीर में काफी ज्यादा चिड़चिड़ाहट और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है और वो काफी बार हिंसा के तौर पे भी निकलता है। तो जो पदार्थ का जो नशीले पदार्थ का सेवन से हिंसा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है और सामाजिक धारणाओं के कारण भी ऐसे होता है कि मनुष्य को मर्दाना बनने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन तो करना चाहिए। ये काफी कॉमन हमने बना दिया है, समाज ने बना दिया है। अक्सर पुरुषों द्वारा जो नशीले पदार्थों का उपयोग और उससे होने वाले जो हिंसा का जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इसको स्वीकारा भी गया है। ये एक हम स्वीकारने लगते हैं कि शराब पीता है इसलिए हिंसा होता है, वैसे वो हिंसा नहीं करेगा पर शराब की वजह से हो रहा है। इस तरह से हम इसको स्वीकार भी लेते हैं। अब हम नारीवाद के उसूलों को समझेंगे। नारीवाद सभी लोगों के सम्मान, अधिकार और अवसर रखने के बारे में है। यह विविध महिलाओं के अनुभवों, पहचान, ज्ञान और शक्तियों का सामना करने और सभी महिलाओं को अनेक पूर्ण अधिकार का एहसास करने के लिए है और महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास के बारे में है। तो आगे समझते हैं कि नारीवाद जो के सिद्धांत क्या क्या है हिंसा को लेकर। तो पहला सिद्धांत यह है कि नियंत्रण की रणनीति है, कि महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए ये रणनीति के रूप में हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो जो भावनात्मक शोषण है, अलग कर देना, धमकी देना, डराना, आर्थिक शोषण करना, यौन शोषण करना, ये सारे जो व्यवहार है उसके पीछे का मूल कारण है नियंत्रण करना, रोब जमाना। दूसरा है आशय। तो ज्यादातर हमें सुनने में आता है कि मैं क्रोधित था इसलिए हिंसा हो गई, पर ये हमें समझना है कि अपमानजनक व्यवहार जानबूझकर किया जाता है और यही उनका आशय होता है।
काफ़ी बार ये भी समझने में आता है कि क्रोध, हताशा, शत्रुता इस वजह से हिंसा हो गई। बट ये भी नारीवाद सिद्धांत ये बताता है कि हिंसा जो कोई भी कारण से हो वो ठीक नहीं है। क्रोध, हताशा, शत्रुता ये काफ़ी सारे लोगों को महसूस होती है, पर सब तो हिंसक नहीं बन जाते हैं। आखिर में है कि जो हिंसा है उसका न्यूनीकरण करना, इनकार कर देना, दोष देना, तो किसी भी हिंसा के कृत्यों के लिए दूसरों को दोष देना या अपनी गलती का अस्वीकार करना, ये काफ़ी बार देखने में आता है और उसे कम कम मानना कि ये तो छोटी बात है, एक ही बार हुआ था। पर ये समझना है कि वो व्यक्ति हिंसा की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता है और वो उससे दूर रहने के लिए ये एक उनका प्रयास है, ये सारे कारण एक प्रयास है ज़िम्मेदारी ना लेने की। और हिंसा का किस तरह से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है जब वो गाली-गलौज करने वाले को अक्सर वही मिलता है जो वह चाहते हैं, कि बचपन से देखा जाता है कि हिंसा करने से जो मिल चाहिए वो मिल जाता है, पर इसका महिलाओं पर और बच्चों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अहिंसक संबंध, तो यहाँ पे है कि ये क्लियर करना ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको अहिंसक तरीके से उसका आश्वासन, उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। हिंसा बिल्कुल ही ठीक नहीं है।